जय हिंद, नमस्कार। मैं अब्बू जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जियो स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं। इसराइल अमेरिका ने जॉइंट स्ट्राइक अमेरिका पर की और सबसे बड़े जो ईरान के नेता, जिनको सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के नाम से जानते हैं, पिछले कई दशकों से ईरान को संभाले हुए थे। ईरान की फॉरेन पॉलिसी से लेकर मिलिट्री स्ट्रेटेजी, मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस जो है उसको शेप कर रहे थे। आज उनके मरने की खबर जो है ईरानी मीडिया ने कर दी है और इस बात की कंफर्म होती है। हालांकि इसके पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात को कहा था और उसके बाद ईरानी मीडिया ने इस बात को कंफर्म किया और स्टेट मीडिया से उनकी खबर ये कंफर्म होती ही देश में 40 दिन का जो शोक है वो डिक्लेयर किया गया है। और अगर हम आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की मौत की बात करते हैं तो ये एक सिर्फ नेता का जाना नहीं है, बल्कि ये कहें कि एक रिजीम कोलैप्स, एक पावर वैक्यूम और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के अंदर एक पूरी हलचल और फुल ऑन एक शिफ्ट का इंडिकेटर यहाँ पर नजर आता है। इसराइल और अमेरिका की जो ज्वाइंट स्ट्राइक थी उसमें उनका जो कंपाउंड रिपोर्टेडली हिट हुआ है और ईरान की जो पार्लियामेंट्री एलीट इंस्टीट्यूशन थी सीरियस डैमेज हुए हैं। लेकिन सवाल सबके दिमाग में ये है कि ये जो क्लिंग जो है मिलिट्री स्ट्रेटेजी का नतीजा थी या टारगेट असैसिनेशन थी। ईरान का जो नेक्स्ट लीडरशिप है, हालांकि सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई, उनको डिक्लेयर कर दिया गया है और जो पूरी रीजनल स्टेबिलिटी है उसको लेकर सवाल खड़ा हुआ है। इसी सब के बीच में जो ईरान के सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनके मरने की खबर ईरान ने डिक्लेयर की है, जिसमें असैसिनेशन ऑफ कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस उन्होंने डिक्लेयर किया है, जिसमें जनरल सैयद अब्दुल रहीम मूसवी, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस, साथ ही मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर, कमांडर ऑफ आईआरजीसी, एडमिरल अली शामखानी, एडवाइजर ऑफ सुप्रीम कमांडर इन चीफ एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस काउंसिल, साथ साथ अब जनरल अजीज नासिरजादे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, सपोर्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस, इन चारों के भी खबर को कंफर्म किया है उनकी मौत को। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सुप्रीम लीडर जो ईरान का कर्ता धर्ता माने जाते थे, उनके जाने के बाद से, हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी जो पूरा उसको डिक्लेयर कर दिया था कि नेक्स्ट उनका कौन होने वाला है। और अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या कुछ आगे होने वाला है। उमेश जी इस पर बात करेंगे मेरे साथ। आपका बहुत स्वागत है उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की मौत की कंफर्म खबर जो है कंफर्म हो चुकी है और हालांकि कल ही से जब ये खबर जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएटरी एक्शन किया तो उससे समझ में आ रहा था कि कुछ बड़ा हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद किया और जिस तरह से एक्शन किया मल्टी लेयर्ड, उससे समझ में आ रहा था कि कुछ बड़ा हो चुका है। जी देखिए अंबर जी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, शिया कम्युनिटी में ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड फिगर हेड पर्सनालिटी इन द शिया वर्ल्ड। और इस का जो वहां पर ईरान के अंदर बहुत गुस्सा है, क्योंकि ईरान जो है वो पर्शियन सिविलाइजेशन है। दे आर नॉट फॉलोइंग द वहाबी सुन्नी आइडियोलॉजी जो सलाफिस्ट रेजीम जो सऊदी की वो फॉलो करती है, हाउस ऑफ अल सऊद। तो वहां के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने के बाद ईरान के अंदर एक गुस्सा है, आक्रोश है। क्योंकि ईरान के अंदर जो बोला जाता है कि अगर वहां पर फतवा निकाल दिया जाता है और रिवेंज जो है वो लेकर रहते हैं, तो आने वाले टाइम में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। देखिए, ओसामा बिन लादेन की जो लाश है, अमेरिका ने पाकिस्तान के अबोटाबाद से उठा के उसको समुद्र में दफन कर दिया था, ताकि उसको शहीद का दर्जा ना मिले। पर इनको मार्टर्ड बोला जा रहा है, शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, जिसके कारण ही हैज बिकम एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ शिया मुस्लिम्स अक्रॉस द ग्लोब। और ये जो है एक तरह से बर्निंग डिजायर रहेगा कि वो अमेरिका और अमेरिकन और अमेरिकन इंटरेस्ट को एक तरह से हार्म करे, रिवेंज ले। ये एक नया थ्रेट हो चुका है अमेरिका को और एक और इजराइल को, ये मेरा मानना है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कल से नॉन स्टॉप बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जा रही है ओवर ऑल द इस्लामिक अरेबिक स्टेट्स, सुन्नी स्टेट्स जो सपोर्ट करते हैं अमेरिका को।
यूएई हैज बीन द फोरफ्रंट। बहरीन के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया, यूएई के अंदर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया, वहां के जो फेमस होटल है बुर्ज अल को उसको टारगेट किया। ओमान के अंदर अभी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने वहां पर अभी टारगेट चालू कर दिया है, डुकुम कमर्शियल पोर्ट को उन्होंने टारगेट किया है। रियाद के अंदर भी, वहां पर भी उन्होंने एयरबेस को टारगेट किया है। फिर ये चीज बता रहा है कि ये जो वॉर है इट इज नॉट लिमिटेड नाउ टू अमेरिका एंड इजराइल वर्सेस ईरान। इसके अंदर सारे अमेरिकन प्रॉक्सी स्टेट्स जो हैं, जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं गल्फ में, वो आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि इससे जो है मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़े क्रैक्स आने वाले हैं और पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि दुबई को जैसे प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो लोग देखते थे, भारत के बहुत सारे लोगों ने अपना ब्लैक का पैसा दुबई में इन्वेस्ट कर दिया था और वहां पर जाके इनक्रेडिबल दुबई के जो सपने उनको मार्केटिंग एजेंसीज ने दिखाए थे, वो एक तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि दुबई को बढ़ाया था इन्फ्लुएंसर्स ने। आज वही इन्फ्लुएंसर्स उधर बोल रहे हैं कि हम शेल्टर्स में रह रहे हैं, हम पार्किंग गराज में रह रहे हैं, मिसाइल्स आ रही है, और वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो एक तरह से दुबई एज अ प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन द वर्ल्ड वो खत्म हो चुका है। ये देखिए सबसे बड़ा कैजुअलिटी है कि अगर आप सोशल मीडिया से आप जो परसेप्शन बनाते हो वो आपके खिलाफ भी जा सकता है। तो जो इंडियंस ने अपने ब्लैक मनी के पैसे वहां पर डाल के प्रॉपर्टीज ली है, उनकी वैल्यू घट चुकी है। सबसे बड़ी बात है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि भारत के गिफ्ट सिटी में अब इन्वेस्टमेंट्स आएगा। देखिए सबको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, मुझे याद है पाकिस्तान ने हजारों ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी थी। हमने सबको इंटरसेप्ट कर लिया था। वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी के टेम्पल पे उन्होंने छोड़ी थी मिसाइल। फिर बाद में गोल्डन टेम्पल पे मिसाइल छोड़ी थी, दिल्ली के ऊपर भी मिसाइल छोड़ी थी जिसको सिरसा में इंटरसेप्ट कर लिया था। हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। तो भारत का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, वो एक तरह से कंप्लीटली फ्लॉलेस है और भारत अभी उसको भी अपग्रेड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी इजराइल गए थे और वहां पर वो आयरन बीम और आयरन डोम वो लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने इफेक्टिव सिस्टम ले रहे हैं इजराइल के, जिसमें लो कॉस्ट और एक तरह से इफेक्टिवनेस विद प्रोडक्शन इन इंडिया। ये एक तरह से भारत ने बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया है और भारत अभी S-400 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हमारा खुद का वो प्रोजेक्ट कुशा के अंदर देसी सुदर्शन चक्र बना रहा है। दिस इज व्हाट आई लाइक टू से कि हमें क्या फायदा हो रहा है। हमें एक तरह से किसी के भी जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में हमें घुसने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू सी व्हाट इज इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट। और दुबई के जो प्रेसिडेंट आए थे वो 2 घंटे के लिए भारत आए थे, उस समय आकाश तीर के ऊपर उन्होंने बात की है। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अब खमैनी के जाने के बाद वहां पर वेस्ट में एक तरह से आप देखेंगे जो रिफॉर्म्ड डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव लीडरशिप है वो एक तरह से चाहेगी वो कंट्रोल ऑफ सिचुएशन और वो पूरी अमेरिकन कैंप में चली जाएगी। और एक जो तबका रहेगा वो खमैनी का बदला लेने की कोशिश करेगा। पर आप ये सोचिए कि खमैनी को किसने मारा? उसको मारा अमेरिकन फोर्सेस ने। तो व्हाई इज द इरानियन लीडरशिप जो है अभी वहां की जो सेकेंड लेवल लीडरशिप है वो यूएस के जो एलाई स्टेट्स को क्यों टारगेट कर रही है? दुबई के लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा? सिंपल बात है, ये मेरा मानना है कॉमर्स जो है ना वो सबसे बड़ा एक तरह से मैनकाइंड का सबसे बड़ा जो फेथ है वो कॉमर्स है। पैसा सब कुछ है। अब इन्होंने क्या किया, जितने भी एलाई स्टेट्स है उनके ऊपर हमला करना चालू कर दिया और अमेरिका का 38% जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक्सपोर्ट्स है वो इन्हीं गल्फ स्टेट्स के पास जाता है। अब ये जो मोनार्कीज है वो क्या करेंगे, अमेरिकन वेपन सिस्टम्स लेंगे और इनको ऑपरेट कौन करेगा? अमेरिकन फोर्सेस करेंगे जो इनके ही देशों में बेस बना के बैठे हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि इरानियन लीडरशिप को थोड़े दिनों में एक तरह से बाय अप कर लिया जाएगा। बहुत लोग मानेंगे नहीं, ये वेनेजुएला में भी यही हुआ। मदुरो को जब एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने किडनैप कर दिया, सिटिंग प्रेसिडेंट को किया है, उसके बाद आप ये देखिए कि वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट थी रॉड्रिगेज, उससे उन्होंने डील कर लिया। अब अमेरिका के पास सारा एक तरह से कंट्रोल है ओवर वेनेजुएलन ऑयल और चाइना ने $105 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट किया, अमेरिका ने बोला भूल जाओ।
अब ईरान के अंदर भी वही होगा। देखिए अभी एक तरह से मैन्युफैक्चर्ड, एक तरह से आउटरेजस होगा, लोग ईरान भी बहुत सारी मिसाइल छोड़ेगा, पर अमेरिका को ऊपर नहीं कर रहा है, वो कर रहा है डुकुम एयरपोर्ट के ऊपर, जहां से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा मानना है कि ईरान की लीडरशिप जो है उनको भी अमेरिका ने परचेज कर लिया है और उनको बोल दिया है कि आप हमारे एलाई स्टेट्स के ऊपर आप अपनी मिसाइल डाल सकते हो। इससे क्या होगा, अमेरिका को भी फायदा होगा, ईरान को भी फायदा हो जाएगा। फ्यूचर में क्या है, जो मोस्ताबाई है जिनको अभी बताया जा रहा है एज अ सक्सेसर, उनको समझा दिया जाएगा कि आप मुश्तबा हाँ खामिद। मुस्तबा, तो उनको भी समझा दिया जाएगा कि भैया आप मान जाओ, नहीं तो आपको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ग्रेजुअली आप देखेंगे कि अगर वो नहीं मानेंगे तो मोसाद विल ट्राई टू एलिमिनेट एंड डीकैपिटेट जो सक्सेशन लाइन है, 3 लोगों को ही हटाना है। अभी 4 में 4 फोर्थ सक्सेशन लाइन उन्होंने डिटरमाइन करके रखे हैं, 3 ही को तो हटाना है, वो भी हटा देंगे। उसके बाद ईरान विल बी इन केओस, वहां पे लीडरशिप वैक्यूम हो जाएगा। रेजा पहलवी को लेके आएंगे। रेजा पहलवी इज अ पाकिस्तान सिंपथाइजर। सबसे बड़ी बात है कि वो जो है, जो रेजा पहलवी, वो हमेशा, उनके पिताजी भी जो थे, ही वॉज अ पाकिस्तान सिंपथाइजर। उन्होंने, ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया 1971-65 में भी। ये मैं लोगों के लिए बता देता हूं। हमारा इंटरेस्ट इसराइल के साथ है। इसराइल ने हमको 1971 में भी सपोर्ट किया, 1999 में भी सपोर्ट किया और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमको सपोर्ट किया। और इसराइल हैज बीन अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑफ इंडिया। बट इंडिया का हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल टाइस है पर्शिया के साथ, ईरान के साथ। सबसे बड़ी बात है कि पहलवी के आने से इंडिया अपना जियो स्ट्रेटेजिक जो लेवरेज है वो खो देगा, क्योंकि द एंटायर मिडिल ईस्ट विल बिकम एन अमेरिकन प्रॉक्सी स्टेट which is pro Pakistani, anti India, anti China, anti Russia, क्योंकि इन सबको सर्कलमेंट कर रहा है। कल रात को ही पाकिस्तान जेट्स ने बगराम एयरबेस पे बम्बार्डिंग की है, ये भी नोट कर लीजिए। तो इसका मतलब ये है अंबर जी कि साइमल्टेनियसली अमेरिका इज मूविंग टूवर्ड्स कंप्लीट जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वेनेजुएला में किया, अभी वो ईरान के अंदर कर रहे हैं। और एक और एक चीज देखिए, व्हाई डिड रशिया डिड नॉट सपोर्ट ईरान? ईरान ने तो $3 बिलियन की ड्रोन्स भेजे थे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम, पर रशिया ने कुछ नहीं किया, क्योंकि रशिया को भी मालूम है अगर जो क्रूड ऑयल है वो $100 के ऊपर चले जाता है, फायदा किसको होगा? रशिया को ही होगा। एक और एक चीज है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद कर सकते हैं फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, जिसके कारण ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। इसमें फायदा किसको है? रशिया को है, अमेरिका को है, सऊदी अरेबिया, खुद ईरान को भी है, क्योंकि सबको पैसे ज्यादा मिलेंगे ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल इज अराउंड $8 to $10। कितने में बेचेंगे? $100 में बेचेंगे। फायदा कलेक्टिवली सबका है। जो वॉर है ना, एक तरह से इकोनॉमिक जो ये दिस इज अ वॉर बाय डिजाइन, जिसके अंदर इवेंट्स कैलिब्रेट हो रहा है। आप ये देखिए आगे जाके, ये मेरा मानना है कि ईरान के अंदर जो लीडरशिप आएगी वो एक तरह से एंटी अमेरिकन पोस्टर दिखाएगी, बट देखा जाएगा इट विल बी मैनेज बाय चाइना। और अभी डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं चाइना, मार्च 29 को जा रहे हैं। इस टाइम पे उनके पास बेटर पोजीशन है दैट ही कैन नेगोशिएट विद चाइना कि आप हमको अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स दे दो हमको, हम आपको हाइड्रोकार्बन दे देंगे। और रशिया भी बोल चुका है कि वो डॉलर सिस्टम में आने को तैयार है। एनर्जी ट्रेड जो है, जो पहले डी-डॉलराइज में चल रही थी, युआन में चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है, वापस डॉलराइज हो रहा है। वेनेजुएलन ट्रेड पूरा डॉलराइजेशन में हो रहा है। इरानियन ऑयल वो भी डॉलराइजेशन में होगा, तभी जाके मिडिल ईस्ट के अंदर शांति आएगी। और ब्रिक्स के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ईरान वॉज एन इंपॉर्टेंट पिलर इन ब्रिक्स। वहां पर उन्होंने, अमेरिका ने वहां पर चोट की है। इट इज डिजाइन टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सप्लाई लाइंस, द ग्लोबल एनर्जी ट्रेड और हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब, दिस इज द वॉर बाय डिजाइन। ये अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका ने एक तरह से बता दिया है कि दैट व्हाई इट इज अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड। और मोसाद के साथ जो उनकी इंटेलिजेंस में देखिए कि पहले दिन ही वॉर को खत्म कर दिया उन्होंने, स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। हम जो सोच रहे थे कि शायद हफ्तों लग सकते हैं,
It has gotten over in one day. American forces are not suffering. It is the common people in Arabic states. They are suffering. The Arabs are suffering. Iran is targeting them. Iran is not targeting Americans. So understand ये सब चीजें, ये पूरा जो गेम है, it is stage managed to ensure that American military industrial complex, American जो oil companies है, everybody is a winner in this war. Russia is a winner, Saudis are the winner, even Iran is a winner by itself. ओके, उनके भी तेल जो अभी $70 में बिक रहा है, वो $100 में बिकेगा. तो ये सब जियोपॉलिटिकल. ईरान की जो लीडरशिप, आयतुल्ला सैयद अली खामनेई का जाना, जितने भी सीनियर IRGC और मिलिट्री डिफेंस स्टाफ सब का जाना, आप ऐसे में ईरान को विनर कह सकते हैं? काफी बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा सेटबैक है फॉर ईरान. देखिए, ईरान के अंदर देखिए दो चीजें हैं. ईरान के लोग हैव अ ग्रेट कल्चरल एफिनिटी, सिविलाइजेशनल एफिनिटी. इसके कारण ईरान के अंदर ज्यादा एक तरह से प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. पर ईरान के अंदर एक सेक्शन है जो विमेन राइट्स है, वो लोग एक तरह से खुशी मना रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पर एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शंस में रखा गया. लोग वहां पर सोशल मीडिया में भी एक तरह से जश्न मना रहे हैं, और वो वहां से वो खुश है कि खमेनी इज एलिमिनेटेड. बट एक और एक चीज है, ईरान के अंदर बताया जाता है कि 14 लाख लोग ऐसे हैं आज की डेट में, 1.4 मिलियन, जो कट्टर फॉलोअर्स है खमेनी के, और दे आर नाउ लाइव इस्लामिक फिदाइन बॉम्ब्स, और वो रिवेंज लेने को तैयार है. अब देखिए अमेरिका ने क्या किया. अमेरिका ने कल ही बोल दिया अपने सिटीजन्स को टू एक्सरसाइज कॉशन. और अभी न्यूज आ रही है कि कराची कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ है. कराची के अंदर अमेरिकन कॉन्सुलेट पर हमला किया. पाकिस्तान के फोर्सेस को गोली चलानी पड़ी, बहुत लोग मारे गए. स्कार्दू में, पाकिस्तान के स्कार्दू में UN ऑफिस के ऊपर हमला हुआ है. लेबनान में हमला हुआ है. देखिए, सबको याद होगा कि ईरान के अंदर अमेरिकन एम्बेसी सीज चला था, 54 डेज के लिए चला था. ये शायद वापस भी रिपीट हो सकता है. एक तरह से आप ये भी देखेंगे कि अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन सिटीजन्स आर एट रिस्क, जूइश सिटीजन्स आर एट रिस्क, क्योंकि बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट कर दिया है. और इससे एक न्यू वेव ऑफ जिहादी टेररिज्म आएगा, which will be centered around Khamenei. Khamenei has become like a cult figure. Khamenei को is also a winner. कि उसको भी जो चाहिए था वो मिल गया. उसको शहादत चाहिए थी, वो मिल गया. 86 ईयर का था. नाउ उसके नाम से टेररिज्म लड़ा जाएगा. तो ये जो कल्ट फिगर बनाया है, ऐसा डिजाइन किया है कि इट इज सर्विंग अमेरिकन इंटरेस्ट, इट इज सर्विंग द इरानियन इंटरेस्ट. इसी को बोलते हैं स्किलफुल आर्ट ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल इवेंट्स विद प्रिसीशन. ये अचीव हो चुका है, ये मेरा मानना है. वो इसके बाद पूरे रीजन में क्या आपको डायनामिक्स आपको चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं? पूरा रीजन अनस्टेबल हो चुका है. आपको ये बता देता हूं, दुबई विल नॉट रिमेन एज अ प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन henceforth. इट इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया. इंडिया के गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे. इंडियन नॉन रिलायबल इंडियंस जो भारत छोड़ के दुबई में बस चुके थे, अपना ब्लैक मनी का पैसा उधर इन्वेस्ट कर रहे थे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो चुकी है. इट हैज गॉन डाउन बाय 50% ओवरनाइट. आई एम टेलिंग यू, यस्टरडे और आज के बीच में उनका इन्वेस्टमेंट 50% जा चुका है. लोग माने नहीं, ठीक है, दे विल कम टू नो इन द डेज टू कम. थर्ड, आप ये देखेंगे यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, इट विल बी आस्किंग इंडिया टू सप्लाई इट्स आकाश तीर मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम. ये एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, आप ये देखिए. और ये भी होगा कि इसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर भी आप ये देखेंगे कि अगली गाज गिर सकती है. क्योंकि पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, वो उसने स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ. वो इस्लामिक नेटो बनाने की बात कर रहा है टर्की से. ईरान वाज नॉट अ ग्रेटर थ्रेट. मैं हमेशा यही बोलता हूं, टर्की इज अ ग्रेटर थ्रेट टू इजराइल, क्योंकि टर्की के पास डिफेंस इंडस्ट्री है, वो नेटो का मेंबर भी है, उसके पास नेटो की टेक्नोलॉजी है, वो अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कान बना रहा है, उसके बलात्कार ड्रोन्स जो है इफेक्टिव साबित हुए हैं. और वो टर्की जो है एक तरह से इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इजराइल. इसके लिए इजराइल अभी क्या कर रहा है, इजराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ मेडिटेरियन ट्राइलेटरल बना रहा है.
उसने अभी सोमालीलैंड के अंदर, जो सोमालिया से अलग होके सोमालीलैंड है, उसको उसने मान्यता दी। सोमालिया के अंदर टर्की का ओवरसीज मिलिट्री बेस है। सोमालिया लैंड जो से उससे अलग हुआ है, जिसको इसराइल ने अभी मान्यता दी है, वो अभी इसराइल उसको सपोर्ट कर रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर एक तरह से इंटेंस पावर स्ट्रगल चालू हुआ है अभी तो। द फॉल ऑफ खमेनी इज अ स्टार्ट फॉर एन एक्सेलरेटेड मिडिल ईस्ट इन्फर्नो। आप समझ लीजिए, मिडिल ईस्ट इज नॉट गोइंग टू रिमेन सेम, इट विल स्टार्ट बर्निंग। और इसके बाद आप ये देखेंगे कि मोसाद विल कॉन्सेंट्रेट ऑन डीन्यूक्लियराइजिंग पाकिस्तान। ये उनका नया चीज रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई में ट्रांसफर द एसेट्स, न्यूक्लियर एसेट्स टू सऊदी अरेबिया और टर्की, विच इन केस इज एन एक्सिस्टेंशियल थ्रेट टू इजराइल। और एप्स्टेन फाइल्स में आप ये देख चुके हैं कि हु कॉल्स द शॉट्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, पर अमेरिकन लीडरशिप को कौन कंट्रोल करता है, ये देख लीजिए। तो मोसाद ने एक तरह से बता दिया है कि वो जो चाहता है वो कर सकता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और जो ग्रेटर इसराइल की जो बात हो रही थी, अब वो जोर पकड़ने वाला है, और वर्ल्ड ओवर यू विल सी क्लैशेस हैपनिंग। एंड इफ देयर इज एनी अमेरिकन और जूस, उनके ऊपर टारगेटेड अटैक्स भी हो सकता है। एंड देयर कैन बी लार्ज स्केल वायलेंस, जो सेक्टेरियन वायलेंस इन वेस्ट, पर्टिकुलरली यूरोप, और देयर माइट बी एन एक्सेलरेटेड थ्रेट्स, जो बॉम्ब थ्रेट्स है इन अमेरिका, वो बहुत ज्यादा स्क्रूटिनाइजिंग होना चालू हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ सर्वेलेंस वर्ल्ड फ्रॉम हेंसफोर्थ। और अमेरिका प्रिपेयर्ड है इसके लिए। देखिए, पिछले साल भर से डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे सोशल मीडिया बैकग्राउंड चेक्स जो उन्होंने डाले हैं, और उन्होंने वहां पर अमेरिका के अंदर जो लोग आ रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने इतने रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं। अमेरिकन्स आर बीन प्रिपेयरिंग दिस फॉर लास्ट 1 ईयर। तो ये सब जो है, ये जो ग्लोबली, आप, मेरा ये मानना है, दिस इज अ स्किलफुली केयरफुली मैनेज्ड इवेंट्स, जिसमें सबको फायदा हो रहा है। एवरीबडी इज इमर्जिंग एज अ विनर। दिस इज द आर्ट ऑफ स्किलफुल डिप्लोमेसी, जो बेनिफिट सबको कर रहा है। एंड इसमें सबसे बड़ा नुकसान इंडिया और चाइना को होगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ने से वी आर गोइंग टू पे द प्राइस। और आज $70 के से अगर $100 हो जाता है, इंडिया विल बी मोर अफेक्टेड, बिकॉज वी इंपोर्ट 89% ऑफ आवर क्रूड ऑयल फ्रॉम अब्रॉड। इट इज हाई टाइम दैट इंडियन गवर्नमेंट अंडमान और बाकी एरिया में ऑयल एक्सप्लोरेशन तो कर रही है, एक्सट्रैक्शन भी वॉर फुटिंग प्रायोरिटी बेसिस पे करे। आपको इसको नेशनल प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है, ये मेरा मानना है। बट इट इज एन एडवांटेजेस टू इंडियन डिफेंस सेक्टर। इंडिया की गिफ्ट सिटी के लिए बहुत बड़ा एक तरह से चीज रहेगा, और खतरे भी बढ़ जाएंगे, ये भी बोल देता हूं। देयर विल बी अ टारगेटेड अटैक्स ऑन इंडिया एज वेल। सबसे बड़ी बात है कि द फॉल ऑफ रेजीम, द खमेनी रेजीम, इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर इंडिया, ये मेरा मानना है, बिकॉज वो एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। अब क्या है, पूरा वहां पर, जैसे देखिए सद्दाम हुसैन और गद्दाफी के मरने के बाद जो हाल हुआ है लिबिया और इराक का, सिमिलर चीज वहां पर ईरान में होगा। और जैसे भारत के पास ये गद्दाफी, भारत के पास मोहम्मद यूनुस को इंस्टॉल किया था अमेरिका ने, जिसके कारण अमेरिकन इकोनॉमी खत्म हो गई थी, और यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की को उन्होंने बैठाया, उसके बाद यूक्रेन भी बर्बाद हो गया, ईरान भी बर्बादी की तरफ जा रहा है, ये मुझे लग रहा है। खमेनी वॉज अ सिंबल विद एवरीबॉडी वॉज उसके साथ अलाइन होते थे। उसके बाद ऐसा है कि ईरान के अंदर भी जो सेकेंड लेवल सर्वाइविंग लीडरशिप है, दे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, और अमेरिका ने उनको परचेस कर लिया है। सीधी बात बता रहा हूं, नाइदर अदरवाइज दे व्हाई विल दे हिट द फेलो अरेबिक स्टेट्स। उनको हिट करना चाहिए अमेरिकन वॉरशिप्स, अमेरिकन फाइटर जेट्स, उनको तो हिट नहीं कर रहे हैं, वो हिट कर रहे हैं एयरपोर्ट्स को, क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस को हिट कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में अमेरिकन वेपन सिस्टम्स की एक तरह से मांग बढ़े। जी बिल्कुल। तो यहाँ से पूरे मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया जिसको हम कहते हैं, उसमें जो डायनामिक्स है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, और स्थिति अब बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट्स होते हैं हम वो आप सबके साथ साझा करेंगे। मुझे बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।